सभी शिक्षा साधकों को राजकुमार नामदेव का नमस्कार। शिक्षा जगत में हम जब काम करते हैं तो समाज की भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। सामान्यतः कम पढ़ा लिखा समाज ये कहता है कि जब कुछ काम ना मिला तो शिक्षक हो गए। शिक्षक की क्षमता का आकलन बहुत कम करता है। वास्तव में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा इस नाम से जिसे संबोधित किया जाता है वह सृजन करता भी है, पालन करता भी है और संहार करता भी है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूपों में पाया जाने वाला, ऐसी मान्यता भारतीय दर्शन में दी गई है। ऐसा शिक्षक सफल कैसे हो, अपने विद्यालय में प्रिय कैसे बने, अपने विद्यार्थियों में कल्याण कैसे करे, वह समाज का निर्माण कैसे करे, वह भावी पीढ़ी का, और कैसा निर्माण करे। क्योंकि शिक्षक तो विद्यार्थी का आईना है, विद्यार्थी के लिए आदर्श है, विद्यार्थी के लिए आइकॉन है। तो कैसा शिक्षक बनना, शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा होना, शिक्षक की कुशलताएं कैसी होना, शिक्षक का वार्तालाप कैसा होना, शिक्षक का ज्ञान कैसा होना, शिक्षक अंतरंग और बहिरंग कैसा होना, ये बहुत सी खूबियां हैं जो एक व्यक्ति को शिक्षक बनाती है। इसलिए कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि शिक्षण कोई वृत्ति नहीं है, शिक्षण कोई वेतन भोगी कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाला एक व्यवसाय नहीं है। शिक्षण एक पूजा है, एक स्वभाव है। शिक्षक जन्म से पैदा होते हैं, कई बार ऐसा भी कहते हैं। हमारे अंदर शिक्षक की वृत्ति का जन्म लेना वास्तव में बड़े सौभाग्य का विषय है। जिस चैनल पे हम और आप आज बात कर रहे हैं, इस पे अनेक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम अनेक छोटे छोटे विषयों पर बात करेंगे। वह विषय शिक्षा से जुड़े हुए समसामयिक विषय भी हो सकते हैं। शिक्षक बनने के जिज्ञासु अभिभावकों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए भी विषय हो सकता है। जो नव चयनित शिक्षक हैं उनके लिए भी विषय हो सकता है। कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आकर के और नवाचार करने का मन है, उनके लिए भी हम चर्चा करेंगे। कुछ शिक्षक से आगे प्राचार्य उपप्राचार्य बनने की श्रेणी में हैं, जैसे इस समय एकलव्य विद्यालय में प्राचार्य उपप्राचार्य की जगह निकली हुई है। 3000 से अधिक शिक्षक पीजीटी और टीजीटी की जगह निकली हुई हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से नवोदय की, केंद्रीय विद्यालय की, या राज्य के विद्यालयों में काम करने की, अध्यापक बनने की, प्राध्यापक बनने की। कुछ यूजीसी नेट इत्यादि की तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसा करके सभी के साथ बात करना, अलग अलग भागों में करना, अलग अलग समय पर करना, और जब जो समय उचित होगा तब करना। तो इसके लिए इस चैनल का निर्माण मैंने किया है और इसका नाम रखा है शिक्षा समग्र। शिक्षा समग्र कहने का अर्थ है शिक्षा के सभी आयामों पर हम और आप मिलकर के चर्चा करेंगे। इसके प्रथम आयाम या प्रथम सोपान के रूप में हम नव चयनित शिक्षक पर बात करें, या अशासकीय विद्यालयों में साक्षात्कार देने के बाद
नया चयनित होकर जब शिक्षक विद्यालय के अंदर जाता है तो उसकी क्या आकांक्षाएं होती हैं, क्या इच्छाएं होती हैं, उसे सफल कैसे होना चाहिए, उसके क्या लक्षण होना चाहिए, उसके मार्ग में कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि वहाँ काम करने वाला वरिष्ठ शिक्षक अपने आप में उसका एक स्वाभिमान अभिमान होता है, उसको आप नहीं तोड़ सकते। उसके ज्ञान का एक अपना मानदंड होता है, अनुभव का, समाज के बीच में उसका सम्मान का। इसलिए उसके बीच में सामंजस्य बिठाना, विद्यार्थियों के लिए भी नया शिक्षक अपने आप में नया है, वो भी शिक्षक की खिंचाई करने की तैयारी में रहते हैं। विषय का ज्ञान कितना है इसका परीक्षण विद्यार्थी स्वयं करना चाहते हैं, कई बार वरिष्ठ शिक्षक भी कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि नवीन शिक्षक के अंदर बहुत ऊर्जा होती है, काम करने की बहुत क्षमता होती है, लेकिन उस संस्था में काम करने की परंपरा थोड़ी अलग होती है या नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में एक नया शिक्षक किन किन चुनौतियों का सामना करता है, उन चुनौतियों को पार करते हुए वह अपने कर्तव्य का पालन कैसे कर सकता है, नए नए नवाचार कैसे कर सकता है, उस विद्यालय में वह कैसे सफल हो सकता है, वह समाज का शिक्षक कैसे बन सकता है और विद्यालय को सामाजिक चेतना का केंद्र कैसे बना सकता है, इस बात की शुरुआत से ही हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। और यह लगातार छोटे छोटे भागों में अलग अलग विषयों पर हम बात करेंगे। चलिए, तो आज हम चर्चा करते हैं कि विद्यालय कैसा होना चाहिए, आपकी दृष्टि का विद्यालय कैसा हो, आपके स्वप्न का विद्यालय कैसा हो। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आपकी दृष्टि का विद्यालय कैसे हो। कैसा हो ये तो समझ में आता है, लेकिन कैसे हो, कैसे बनाया जाए, दो भागों में हमें बात करना होगी। एक भाग होगा शासकीय विद्यालयों का, जहाँ पर शासन से प्राप्त फंड सीमित होता है, संसाधन सीमित होते हैं, और उन संसाधनों को बढ़ाने के लिए आप किसी भी प्रकार से शुल्क या समाज के ऊपर राशि वसूलने का काम नहीं कर सकते। आपके लिए बंधन है। यदि आप समाज से किसी मद में किसी रूप से राशि लेते हैं तो उसका रखा जाना, उसका उपयोग किया जाना, ये बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है। नए शिक्षकों के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। इसलिए जो तय शुल्क है, उस तय शुल्क में शासन से तय राशि जो मिलती है उपस्कर के लिए, फर्नीचर के लिए, रंग रोगन सफा करने के लिए, बोर्ड इत्यादि क्रय करने के लिए, पुस्तकालय की सामग्री के लिए, कार्यालय की सामग्री के लिए, उस मद का उपयोग उतनी ही मात्रा में करते हुए आपको अपने स्वप्न का विद्यालय बनाना है, एक अच्छा विद्यालय बनाना है। तो विद्यालय की शुरुआत कहाँ से? विद्यालय का भवन, विद्यालय का मैदान, विद्यालय का कार्यालय, विद्यालय की कक्षाएं, कहाँ से शुरुआत की जाए? तो सामान्यतः विद्यालय का जो मुख्य द्वार होता है वहाँ से हम बात शुरू करते हैं। कई विद्यालयों के मुख्य द्वार पर लिखा रहता है कि आप हमें अबोध बालक दीजिए, हम आपको सुबोध नागरिक देंगे। कई विद्यालयों में लिखा रहता है कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। मतलब शिक्षा किस लिए? सेवा के लिए। इन दोनों प्रकार के बोध वाक्यों में एक अबोध बालक दीजिए और हम आपको सुबोध नागरिक देंगे, ये प्राथमिक विद्यालय के लिए हो सकता है। और शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, ये माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए एक वाक्य हो सकता है। द्वार कैसा हो?
द्वार के आसपास का वातावरण कैसा हो और उस वातावरण को हम व्यवस्थित कैसे रख सकते हैं, उसमें आने वाली सामाजिक चुनौतियां कौन कौन सी हैं और उनसे निपटने के लिए एक नए शिक्षक को समस्त शिक्षकों के साथ मिलकर के कैसे ठीक करना चाहिए। क्योंकि विद्यालय का द्वार समाज को प्रभावित करता है, वही आदर्श है जो सदैव विद्यार्थी को बड़े होने तक, सेवाओं में जाने तक स्मृति में रहता है। तो चलिए, विद्यालय का द्वार कैसा हो, द्वार से फिर मैदान कैसा हो, मैदान से फिर कार्यालय कैसा हो, फिर विभिन्न प्रकार के जो भवन होते हैं, पुस्तकालय कैसा हो, पुस्तकालय के बाद प्रयोगशाला कैसी हो, कक्षा में किन किन प्रकार के प्रयोग हों, कक्षा के अंदर क्या क्या हो, कक्षा कैसी हो, इस सब बिंदुओं पे हम बात करेंगे और उसमें जो आपको उपयोगी लगे, जो आपको सुविधाजन्य हो, और ख़ास तौर पर हम इस बात को जरूर रखेंगे कि ये जो भी हो तो कैसे हो, इसके लिए संसाधन कैसे जुटाए जा सकते हैं। और ये हो गया शासकीय विद्यालयों के मामले में। अशासकीय विद्यालयों के पास में मद बहुत होता है, राशि बहुत होती है, और वहाँ पर जो संचालक गण होते हैं उनकी वृत्ति, उनका उदात्त चिंतन और संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रख के ऐसी संस्थाओं का विकास होता है। सीबीएसई विद्यालयों के पास में संसाधनों की बिल्कुल कमी नहीं होती है, इसलिए सीबीएसई विद्यालय भी अपने स्तर पर वो कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब हम बात करेंगे तो दो स्तरों पर करेंगे, एक शासकीय विद्यालय को ध्यान में रखते हुए, दूसरा अशासकीय विद्यालय। और अशासकीय विद्यालयों में भी दो भाग हैं, एक भाग है जो स्टेट, राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय होते हैं, और दूसरा लोगों ने एक वर्गीकरण कर रखा है, सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय होते हैं। तो अगले वीडियो में हम विचार करेंगे इस बात पर कि विद्यालय कैसा हो और इसकी शुरुआत करेंगे द्वार से। नमस्कार।